Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of जुलाई वीक 3। आज हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई वीक 3 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत अच्छे तरीके से समझना है, देखना है और हर एक पॉइंट के साथ साथ जो मैं रिलेट करता हुआ आप लोगों को समझाता हूं उसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट न्यूज के साथ। और आज का हमारा पहला न्यूज क्या आता है, हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। सभी को पता है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टारगेट है 1.7 लाख करोड़ है डिफेंस के प्रोडक्शन पर 2025 तक का, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी इंडिया से डिफेंस के इक्विपमेंट्स पर होने वाला है। मतलब देखो, एक सिंपल सा है, डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि इंडिया में ना बहुत सारे डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं यहीं पर बने, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1.75 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन करने का टारगेट अभी सेट किया है कि 2025 तक हम लोग डिफेंस से रिलेटेड जो भी हथियार हैं या जो भी मिसाइल्स हैं या बहुत सारी चीजें जो डिफेंस में यूज होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे और उसको साथ साथ बेचेंगे भी, ठीक है, और उसको दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे। वो एक्सपोर्ट कितना करेंगे? 35,000 करोड़ का। टोटल टारगेट 1.75 लाख करोड़ है, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपीस डिफेंस के इक्विपमेंट्स को सेल करने का टारगेट अभी डिसाइड किया गया है यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। चलिएगा, एक पॉइंट पता चल गया डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेट करता हुआ। अब डिफेंस से रिलेट करता हुआ ये पॉइंट है रक्षा निर्यात रत्न अवार्ड। आपको पता ही है कि अभी हमारे देश ये चाहता है कि इंडिया में बने हुए डिफेंस के इक्विपमेंट बाहर सेल हो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। उसी को प्रमोट करने के लिए रक्षा निर्यात रत्न अवार्ड मतलब दिए गए, ऐसी कंपनी को दिए गए जो डिफेंस के इक्विपमेंट बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। तो देखो, पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को यह अवार्ड मिला है। इसने मतलब पिछले साल क्या किया होगा? डिफेंस इक्विपमेंट बनाकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फॉरेन में एक्सपोर्ट किए होंगे, जिस रीजन की वजह से पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और प्राइवेट कंपनीज में इंडो एम आई एम स्टैंड फॉर मेटल इंजेक्शन मोल्ड, तो ये दोनों कंपनीज को अभी अवार्ड मिले हैं राष्ट्रीय रक्षा निर्यात रत्न अवार्ड, रक्षा निर्यात रत्न अवार्ड। तो ये दोनों पॉइंट पता चल गए। रक्षा निर्यात रत्न अवार्ड कौन सी कंपनी को मिला है? गवर्नमेंट कंपनी में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी में इंडो एम। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट डिसाइड किया 2025 तक 35,000 करोड़ का जो डिफेंस के इक्विपमेंट है वो बाहर सेल कर देंगे। ठीक है, ये दोनों रिलेट करते हुए पॉइंट है, याद रख लेना। गवर्नमेंट का ओवरऑल टारगेट कितना है, उसमें से एक्सपोर्ट का टारगेट कितना है, और ये जो रक्षा निर्यात रत्न अवार्ड मिले हैं कौन सी गवर्नमेंट कंपनी को मिला और कौन सी प्राइवेट कंपनी को मिला है। ठीक है, चलिएगा फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला न्यूज क्या आता है? पहला न्यूज आपको क्लियर हो गया है, डिफेंस से रिलेट करता हुआ है। दूसरा न्यूज क्या कहता है? फर्स्ट I2U2 समिट। I2U2 के बारे में पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। वर्ल्ड लेवल पर यूएसए ने एक नया ग्रुप बनाया। जैसे अभी तक तुमने एससीओ का नाम सुना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स का नाम सुना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, अरे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सुने हैं तुमने। वैसे एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना I2U2, जिसमें 4 देश आते हैं, 2 I से शुरू होते हैं, 2 U से शुरू होते हैं। इंडिया, इजराइल, UAE एंड यूएस। इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस, इन 4 देशों के समूह से एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना I2U2। कौन सा है? I2U2, जिसकी अभी पहली समिट हुई, जिसकी अभी जुलाई में पहली समिट हुई, जिसमें हमारे इंडिया से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यार लैपेड एंड यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैयद अल नहयान, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन क्वेश्चन ये है, फर्स्ट I2U2 समिट को होस्ट कौन सी कंट्री ने किया?
नेचुरली बात है, इन 4 में से कोई ना कोई कंट्री होस्ट करेगी। फर्स्ट I2U2 समिट को इजराइल ने होस्ट किया है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, I2U2 में 4 देश कौन से आते हैं, क्लियर हो गया। पहली समिट किसने होस्ट करी, क्लियर हो गया, इजराइल ने। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारे जो MSME मिनिस्टर हैं, तुम्हें पता है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो याद करो, मुद्रा योजना पढ़ा रखी है छोटे उद्योगों के लिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसमें 3 लेवल पर लोन मिलता है, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में 50,000, किशोर में 5 लाख तक मिलता है, तरुण में 5 to 10 लाख। याद आ गया, पहले रिवाइज करवा रखा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो वही हमारे MSME मिनिस्ट्री, ठीक है, जिन्होंने मुद्रा योजना भी शुरू की थी। MSME मिनिस्टर की बात कर लेते हैं, तो वो है नारायण राणे जी। इन्होंने अभी लॉन्च किया रैपोज पे, जो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग मोबाइल है। मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग मतलब एक ऐसी वैन है, जब भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में चार्जिंग खत्म हो जाए और वहां पर आसपास कोई चार्जिंग स्टेशन हो ही ना, एक ऐप के थ्रू वहां पर कॉल करेंगे कि ऐसे ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की चार्जिंग खत्म हो गई है। वो प्रॉपर वैन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पूरा चार्ज करने का सिस्टम सेट किया गया है। वो जो वैन है वो उस जगह पर भेज दी जाएगी कि अगर किसी के गाड़ी में चार्जिंग खत्म हो जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो अभी एक नया मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कह सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, मतलब ये मोबाइल को चार्ज नहीं करता है, मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने वाला। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए एक चलता फिरता चार्जिंग स्टेशन। समझ में आ रही है ना बात, इसका मतलब ये चलता फिरता चार्जिंग स्टेशन, जिसका नाम क्या है, रैपोज पे। क्या नाम है, रैपोज पे। ये अभी हाल ही में जो लॉन्च किया गया है, नारायण राणे जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, रैपोज पे नारायण राणे जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो जिसके थ्रू आसानी से जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसको चार्ज किया जा सकेगा। तो रैपोज पे पता चल गया। और एक और लॉन्च किया है फिजिटल। फिजिटल क्या है, एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो विल ब्रिंग द क्रेडिट टू फ्यूल कस्टमर्स, जो लोन ले पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लोन ले सकने के लिए फिजिटल नाम का एक फिनटेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। 2 चीजें अभी लॉन्च की हैं MSME मिनिस्टर नारायण राणे जी के द्वारा। ठीक है, चलिएगा आगे बात कर लेते हैं फिर अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या आता है कि अभी ना हमारे जो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, उसने अभी हाल ही में जागृति नाम का एक मास्कोट रिलीज किया है। मास्कोट समझते हैं क्या होता है, पता है ना, मास्कोट मतलब शुभंकर। तो आपको ये जागृति आंटी दिख रही हैं, तो ये जागृति आंटी हैं। जागृति आंटी, ये एक मास्कोट रिलीज किया है कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने। ठीक है, ताकि लोगों को, कंज्यूमर को अवेयर किया जा सके। कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए जागृति नाम का मास्कोट हमारे कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है जागृति। ओके, चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया, जागृति नाम का मास्कोट आप लोगों को पता चल गया। जब कंज्यूमर के बारे में इतना पता चल गया, तो याद करो ये बात मैंने आपको कंज्यूमर राइट डे बता रखा है, रिलेट करते हुए पढ़ना है चीजों को। ठीक है, कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। और नेशनल कंज्यूमर डे कब होता है, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे, और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च होता है और नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो बड़े अच्छे तरीके से सर ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, एक तो ये पॉइंट आपको देखना है 1986 में। वैसे तो याद ही होगा, ये तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको तो मेरे से ज्यादा रटा हुआ होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सबसे पहले पास हुआ था, बाद में उसको रिप्लेस करके नया आया था 2019। तो कंज्यूमर के बारे में क्या क्या बातें पता चली, एक तो जागृति नाम का मास्कॉट रिलीज किया कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने,
ओके। उसके बाद दूसरा क्या पता चला, कंज्यूमर राइट डे वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर। वर्ल्ड लेवल पर कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को, नेशनल लेवल पर कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को होता है, ठीक है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, 1986 में, बाद में रिप्लेस करते हुए 2019 आया था, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को कंज्यूमर के बारे में क्लियर हो चुकी हैं। ओके, न्यूज को ऐसे पढ़ो कि उसको निचोड़ डालो, ताकि उससे रिलेटेड जो भी आने की पॉसिबिलिटी हो ना, हमें पहले से ही पता हो। ओके, चलो अगले न्यूज पर चलते हैं, और अगला न्यूज हमारा क्या आता है देखिएगा। ओके, चलो अब बात ये चलती है, अब भाई क्वेश्चन पर देखिएगा, एक है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने अभी डीकमीशन किया आईएनएस सिंधुज, ठीक है, SINDHU, सिंधु ध्वज, सिंधु ध्वज, आईएनएस सिंधु ध्वज नाम का जो क्या है ये इंडियन नेवल शिप, अभी उसे क्या किया गया है, इसे डीकमीशन कर दिया गया। डीकमीशन पता है ना, मैंने आपको बताया था, अगर कभी भी कुछ ये दिखे कमीशन कर दिया गया, कमीशन करना मतलब उसको हमारे नेवी के बेड़े में शामिल करना, इंक्लूड करना, लॉन्च करना। डीकमीशन करना मतलब उसे रिटायर कर देना। तो क्वेश्चन आ जाए, अभी इंडियन नेवी शिप का कौन सा इंडियन नेवी शिप, कौन सी इंडियन नेवी शिप को डीकमीशन किया गया है, इसका आंसर होगा आईएनएस सिंधु ध्वज। आईएनएस सिंधु ध्वज को क्या किया गया है, डीकमीशन किया गया है। जिसको किसने बनाया था, वो कह रहे हैं द रशिया बिल्ट, रशिया ने इसे बनाया था। 35 ईयर अपनी सर्विसेज देने के बाद आईएनएस इंडियन नेवल शिप सिंधु ध्वज को डीकमीशन कर दिया गया है। कौन सा है, आईएनएस सिंधु ध्वज क्या हो गया, डीकमीशन हो चुका है। ओके, चलिएगा फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, और हमारा अगला न्यूज क्या आता है देखो। इंडिया का पहला पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में शुरू हुई है। हाँ भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल लोक अदालत, मतलब जो भी डिसीजंस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, अगर किसी के जैसे समन भेजने हैं या कोई भी लेटर भेजना है, सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो जनरेट होगा और उसके थ्रू उनके पास चला जाएगा। तो इंडिया का पहला पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डिजिटल लोक अदालत कहां पर शुरू हुई है, वो हुई है राजस्थान में। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डिजिटल लोक अदालत इंडिया की पहली पहली कहां पर शुरू की गई है, ये शुरू की गई है राजस्थान में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो बहुत स्कोप है, आप लोग देख ही रहे हैं, चलता जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, वो पॉइंट मैंने तुम बताया था ना, वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, याद आया, वो कहां पर बन रही है, यूएई में, ग्रेजुएट लेवल की ये वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कौन से देश में, यूएई में, ठीक है। वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहां पर, यूएई में बन रही है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। अब बात किसकी चल रही थी सर, राजस्थान की। राजस्थान में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लोक अदालत बनी है। तो राजस्थान के बारे में सारी बातें देख लेते हैं यार। अभी न्यूज में राजस्थान क्यों चल रहा था, हमेशा कहा कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है, ताकि आप लोग चीजों को रिमाइंड याद रख पाए, ठीक है। देखो भाई, राजस्थान से रिलेटेड पुरानी क्लासेस में क्या पढ़ा रखा है, राजस्थान ने आंचल योजना को शुरू किया था, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए था, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए आंचल योजना राजस्थान की है। उसके बाद राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किए। तुम्हें पता है ना, पहले तो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था, फिर मोदी जी ने उसका नाम चेंज करके ध्यान रत्न अवार्ड कर दिया। अब राजस्थान ने कहा अरे टेंशन मत लो, हम शुरू करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो स्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस है। तो उन्होंने कहा स्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रख लेते हैं, क्योंकि सेंटर वालों ने तो नाम चेंज कर लिया। तो अब राजस्थान ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अपने शुरू कर लिए, ठीक है। फिर राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने राइट टू हेल्थ बिल पास किया। राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला इंडिया का पहला स्टेट राजस्थान बना है। और यहाँ पर आप लोगों को इतनी बातें राजस्थान के बारे में क्लियर होती हैं, ठीक है। दोबारा सुनो, ये राजस्थान के बारे में सारी बातें। देखो भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर इंडिया की पहली डिजिटल लोक अदालत कहां पर बनी है, राजस्थान में, ठीक है।
दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आंचल नाम की एक योजना जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है, वो किसने बनाई है? राजस्थान की गवर्नमेंट ने। तीसरा पॉइंट, राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक नया अवार्ड शुरू किया है स्पोर्ट्स पर्संस के लिए, अवार्ड का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने राइट टू हेल्थ बिल को पास किया है। तो राइट टू हेल्थ बिल को पास करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होती हैं किसके बारे में? राजस्थान के बारे में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, हर एक न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट छांट छांट के लाया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आता है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने अभी एक कमेटी बनाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, जिसके हेड बनाए हैं संजय अग्रवाल, जो हमारे पुराने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हुआ करते थे। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये पता है कि हमारे देश में किसानों की फसलों का एक रेट डिसाइड होता है जिसको एमएसपी बोलते हैं। गेहूं है, चावल है, इसका एक रेट डिसाइड होता है, एमएसपी बोलते हैं उसको। अरे ये तो याद होगा, शायद मैंने पढ़ा रखा है। इस रेट को बोलते हैं एमएसपी। एमएसपी को बोला जाता है फुल फॉर्म में मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है। होता क्या है ये सर? गवर्नमेंट ना एक रेट डिसाइड करती है, जैसे किसान जिससे एक्सप्लॉइट ना हो, एक रेट डिसाइड हो जाता है, उस रेट के नीचे किसान किसी को नहीं बेचता है। गवर्नमेंट कहती है ये रेट हमने डिसाइड किया है, अगर कोई भी किसान से उसकी फसल उस रेट से नीचे को खरीदता है तो किसान उसको मना कर देता है, भाई हम बेचते ही नहीं, उस रेट से नीचे तो हम बेचेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बेचोगे? क्योंकि वो रेट तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, उस रेट पर तो गवर्नमेंट हमसे फसल खरीदने को तैयार है, गवर्नमेंट ही खरीद लेगी, मतलब एक गवर्नमेंट रेट, सरकारी रेट। समझ में आ गई ना बात? तो उसको क्या बोला जाता है? एमएसपी। तो एमएसपी की बात करें तो एमएसपी के लिए अभी एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी के चेयरमैन कौन है? संजय अग्रवाल। तो याद रखना है कमेटी के चेयरमैन कौन है? संजय अग्रवाल। अब एमएसपी को डिसाइड कौन करता है? सर एमएसपी को डिसाइड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। मुझे ये बताओ, क्या मोदी जी को नॉलेज है? मोदी जी को क्या एग्रीकल्चर के बारे में पूरी नॉलेज है? मोदी जी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी मिनिस्टर बैठे हैं, क्या उनको पूरी नॉलेज है कि भैया ऐसे ऐसे वो सारी चीजों के फुल्ली एक्सपर्ट हैं? उनको एग्रीकल्चर की भी नॉलेज है, उनको एजुकेशन की भी नॉलेज है, उनको छोटे उद्योगों की भी नॉलेज? ऐसा तो नहीं होता ना कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको रिकमेंड करता है। रिकमेंड करने का मतलब सिफारिश करता है, उनको अपनी सलाह देता है, फिर वो आगे रेट डिसाइड कर देते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है, उसके बाद जाकर, ठीक है, उसके बाद जाकर वो रेट डिसाइड करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीएसीपी। ये देख लो पॉइंट। सीएसीपी की फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सीएसीपी, वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि भैया रेट इतना होना चाहिए गेहूं का, चावल का। वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा, फिर गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी क्या? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। समझ में आ गई बात? सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस, ये गवर्नमेंट को बोलेगा, गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड करेगी। और अभी एमएसपी को डिसाइड करने के लिए स्पेशल एक कमेटी बैठी है 29 मेंबर, जिसके चेयरमैन है संजय अग्रवाल। ओके, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। यहां तक उम्मीद है कोई डाउट आप लोगों का नहीं होगा। चलो भाई अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, और अगला न्यूज हमारा क्या आता है? देखो, इंडिया का पहला ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन, जिसमें एक आदमी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, 25 किलोमीटर के दायरे में 130 किलो वजन ये उठा सकता है, 25 से 30 मिनट की इसकी फ्लाइट होती है। तो एक आदमी के लिए भाई साहब ह्यूमन ड्रोन, इंडिया का पहला ह्यूमन ड्रोन समझ गए? अभी तक ड्रोन देखे थे आप लोगों ने कैमरे के लिए, दवाइयों की सप्लाई के लिए, इसलिए यूज हो रहे थे। अब भाई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। तो इंडिया का पहला ह्यूमन ड्रोन
जो शुरू किया गया है उसको मोदी जी ने इनोग्रेट किया है, जिसको बनाया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी ने। और इस ड्रोन का नाम भी रखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, इस ड्रोन का नाम है वरुण, याद रख लेना, ड्रोन का नाम है वरुण। इंडिया का पहला ह्यूमन ड्रोन जिसमें आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, उसका नाम क्या है, वरुण। वरुण जिसको बनाया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने। ठीक हो गई बात। अब वरुण जैसे ही मेरे दिमाग में आया ना, तो उसी समय दिमाग कुछ खनका और ये बोला यार वरुण नाम की एक एक्सरसाइज भी तो होती है ना, क्या आप अपने माइंड में ये मुझे रिवाइज कर कर अपने ही माइंड में, क्योंकि रिकॉर्डेड है अब लाइव तो पूछ नहीं सकता, लेकिन अपने ही माइंड में रिवाइज करना एक बार, ये वरुण नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया की कौन से देश के साथ होती है, वरुण। और अगर नहीं याद आया तो गरुड़ से याद रख लो, गरुड़ भी उसी देश के साथ होती है। गरुड़ वरुण, अगर ये भी याद नहीं आया तो शक्ति से आ गया होगा, ये भी याद नहीं आया तो डेजर्ट नाइट से आ गया होगा। हमारे इंडिया की 4 एक्सरसाइज होती हैं फ्रांस के साथ, एक है गरुड़ वरुण शक्ति और डेजर्ट नाइट। गरुड़ वरुण शक्ति और डेजर्ट नाइट, ये 4 एक्सरसाइज इंडिया की फ्रांस के साथ होती हैं। याद आ गया, गरुड़ वरुण शक्ति और डेजर्ट नाइट, ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, तो वरुण भी फ्रांस के साथ होती है। और वरुण नाम का एक नया क्या बनाया गया है, ड्रोन, ठीक है, ह्यूमन ड्रोन बना है, याद रख लेना। चलिएगा, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अहमदाबाद के बारे में। टाइम्स मैगजीन के अनुसार, टाइम्स मैगजीन के अनुसार वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्लेस कौन सा बना है, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्लेस इंडिया में कौन सा बनाया गया है, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्लेस इंडिया में कौन सा बनाया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा कौन सा है, अहमदाबाद एंड द स्टेट ऑफ केरला। अहमदाबाद सिटी और केरला स्टेट टाइम्स मैगजीन के अनुसार वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेस बने हैं। अहमदाबाद शहर और केरला राज्य, ये दोनों के दोनों क्या बने हैं, टाइम्स मैगजीन के अनुसार ग्रेटेस्ट प्लेस बनाए गए हैं। ठीक है, तो पता चल गया ग्रेटेस्ट प्लेस कौन से हैं, अहमदाबाद और केरला, अहमदाबाद और केरला। अहमदाबाद तो तुम्हें पता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ठीक है, वो पूरा लेक्चर आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड करके दिया हुआ है, ठीक है। यूनेस्को की यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 2 पूरे पूरे शहर हैं, एक का नाम है अहमदाबाद, दूसरे का नाम है जयपुर, ठीक है। अहमदाबाद अभी हाल ही में टाइम्स मैगजीन के अनुसार वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेस में आया है। चलो, अहमदाबाद कहाँ पर है सर, गुजरात, तो हम थोड़ा सा गुजरात देख लें कि गुजरात रिसेंट न्यूज में क्यों था। चलो देखो, गुजरात रिसेंट न्यूज में इसलिए था क्योंकि WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में बन रहा है। ओके, इंडिया के अंदर जो डायमंड सिटी सूरत है वहां पर बनाया जा रहा है पहला स्टील रोड, ठीक है, स्टील, वो जो स्टील का वेस्ट होता है ना उससे रोड बनाया जा रहा है। ओके, पता चल गया। नीति आयोग के क्लाइमेट इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया है, ठीक है। उसके बाद दूध वाणी रेडियो प्रोग्राम शुरू किया है, जो मिल्कमैन होते हैं उनके लिए, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए दूध वाणी FM किसने शुरू किया है, गुजरात ने शुरू किया है। और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर की नींव अभी अभी गुजरात में कहां पर रखी गई है, अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में रखी गई है। साथ साथ गुजरात के बारे में और बातें, गुजरात में अभी बनी है गति शक्ति यूनिवर्सिटी, गति शक्ति यूनिवर्सिटी, पुराना इसका नाम होता था नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, उसको अपग्रेड कर दिया, डीम्ड यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया और उसका नाम रख दिया गति शक्ति विश्वविद्यालय या गति शक्ति यूनिवर्सिटी। और नेशनल गेम्स इस बार कहां पर होने हैं, नेशनल गेम्स नंबर में इस बार गुजरात में होने हैं। तो ये सारी बातें गुजरात के बारे में है, दोबारा सुन लीजिएगा। ये लो, दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। गुजरात के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या था, गुजरात के बारे में पहला पॉइंट था अहमदाबाद जो है वो टाइम्स मैगजीन के अनुसार ग्रेटेस्ट प्लेस बना है, ओके सर। दूसरा पॉइंट था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन गुजरात के जामनगर में बन रहा है।
तीसरा पॉइंट ये था डायमंड सिटी सूरत में इंडिया का पहला स्टील रोड बन रहा है। चौथा पॉइंट ये था नीति आयोग के क्लाइमेट इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया है। पांचवा पॉइंट ये था मिल्कमैन के लिए दूध वाणी रेडियो प्रोग्राम शुरू किया है गुजरात ने। और अगला पॉइंट ये था नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का अभी हेडक्वार्टर गुजरात के अहमदाबाद में बना है। गति शक्ति यूनिवर्सिटी बन रही है और नेशनल गेम्स इस बार गुजरात में होने हैं। तो ये सारी बातें किससे रिलेट कर रही हैं? तो हर एक पॉइंट याद रखना है, ये सारी की सारी बातें रिलेट करती हैं गुजरात से। ठीक है, हर एक पॉइंट गुजरात से रिलेट कर रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझना है। चलिएगा अगले न्यूज पर चलते हैं और हमारा अगला न्यूज क्या आता है। यहां तक तो किसी का डाउट नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से मैं बार बार रिवाइज करवाता हुआ बता रहा हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ये लो अगले न्यूज पर चलते हैं और अगला पॉइंट हमारा आता है ये। केरला इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने खुद का इंटरनेट शुरू कर दिया। इंडिया का पहला स्टेट जिसने अपना खुद का इंटरनेट शुरू किया, जिसका नाम भी रखा है के फोन। और तुम्हें याद है थोड़े दिन पहले मैंने ये पढ़ाया था, केरला इंडिया का पहला स्टेट जिसने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू किया था। ओटीटी पता है ना, जैसे अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, वूट है, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म थे, सोनी लिव है। तो ऐसे ही इंडिया का पहला स्टेट जिसने अपना इंटरनेट शुरू किया उसका नाम है केरला। इंडिया का पहला स्टेट जिसने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू किया वो भी केरला है। दोनों के दोनों केरला ने शुरू किए हैं, लेकिन नाम याद रख लेना, इंटरनेट का नाम क्या है? के फोन। इंटरनेट का नाम है के फोन। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको वो बताया था ना, जो इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू किया था उसका नाम था सी स्पेस। ठीक है, याद रखना है, उसका नाम था सी स्पेस। इंटरनेट वाले का नाम है के फोन जो केरला ने शुरू किया है, और सी स्पेस क्या है? जो इंडिया का पहला स्टेट जिसने अपना ओटीटी शुरू किया है वो है केरला। केरला का ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है सी स्पेस। केरला के ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम सी स्पेस और इंटरनेट का नाम क्या है? के फोन। ओके, केरला के बारे में दोनों बातें याद रखनी है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज आता है वाराणसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पहली वर्ल्ड की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल कौन सी है? वाराणसी। ठीक है, याद रख लीजिएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। एससीओ तो पता है ना, अरे वही एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सर, जो 2001 में बना था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी ईरान नया मेंबर बन रहा है, बेलारूस भी बन रहा है। ठीक है, अभी ईरान बना था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर सर बीजिंग चाइना में है। याद आया? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड अभी बने थे झांग, ZHANG, झांग मिंग। ठीक है, कौन बने थे? झांग मिंग। ये नाम याद रखना है। बेलारूस और ईरान नए मेंबर जुड़ रहे हैं। ईरान तो जुड़ चुका है, वो भी जुड़ रहा है, बेलारूस। चलो, एससीओ का हेडक्वार्टर पता चल गया। एससीओ के मेंबर कंट्री 9 हो चुके हैं, अब 10वां बेलारूस बन जाएगा। झांग मिंग इसके हेड है। बीजिंग में हेडक्वार्टर है, 2001 में बना था। और एससीओ के अनुसार कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल वो कौन सी है? वाराणसी। कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ, कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ कौन सी बनी है? वाराणसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एससीओ के बारे में ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। चलिएगा अगले न्यूज पर चलते हैं। डेलॉयट, डेलॉयट नाम की कंपनी के साथ उत्तर प्रदेश ने एक कंसल्टेंट का एग्रीमेंट साइन किया है। डेलॉयट एक फाइनेंस सर्विसेज कह सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करती है डेलॉयट। तो डेलॉयट के साथ यूपी ने एग्रीमेंट साइन किया। बहुत बड़ी कंपनी है। यूपी अपने राज्य को बनाना चाहता है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए यूपी ने डेलॉयट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। यूपी ने डेलॉयट के साथ एग्रीमेंट साइन किया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। ठीक है, और एक और बात बताऊं, इंडिया का पहला स्टेट जिसकी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन हो चुकी है, महाराष्ट्र बना था वो। ठीक है, महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट
विद $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आप देख रहे हैं यूपी भी बन जाएगा, डेलॉयट उसका साथ दे रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने में। ठीक है, चलो भाई ये भी पता चल गया आप लोगों को, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने अपने सारे कमर्शियल व्हीकल जो है वो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिए। मतलब ना व्हीकल पता चलते रहेंगे कौन सा व्हीकल कहाँ पर पहुंचा है, उसके हर एक व्हीकल में डिवाइस लगा दिया है, हर एक कमर्शियल व्हीकल में डिवाइस लगा दिया है ताकि कोई व्हीकल गुम ना हो, कोई भी प्रकार से कोई भी जो पर्सन्स हैं या ट्रैफिकिंग का कोई भी खतरा है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो हर एक व्हीकल के अंदर जो ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया गया है, ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना है? हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट जिसने हर एक कमर्शियल व्हीकल में क्या लगा दिए? ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिए हैं। ओके, आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में ये है, हिमाचल प्रदेश के मंडी में कौन सा एयरपोर्ट बन रहा है? सर नागचला एयरपोर्ट। नागचला एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश के मंडी में है। हिमाचल प्रदेश के अंदर चंबा डिस्ट्रिक्ट, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट 100 हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना था, जिसमें हर एक के घर तक टैप वाटर कनेक्शन पहुंच चुका था, वो 100th बना था चंबा। ओके, चंबा की चप्पल को जीआई टैग मिला था, ये भी पता चल गया है। हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगा रही है पहला नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स हिमाचल प्रदेश में लग रहा है। हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं को बस के किराए में 50% की छूट दे दी है एक नई योजना के अनुसार, नारी को नमन। नारी को नमन योजना में 50% की छूट बस के किराए में। चलो भाई ये हिमाचल प्रदेश को एक बार दोबारा देखें, देखना। सबसे पहला पॉइंट, कमर्शियल व्हीकल में ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला स्टेट हिमाचल प्रदेश। ओके, नागचला एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, मंडी में बन रहा है, क्लियर हो गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट इंडिया का 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। चंबा की चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है। ओके, हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस लगा रही है इंडिया का पहला, और बस के किराए में 50% छूट नारी को नमन योजना में। ठीक है, बस के किराए में 50% महिलाओं को छूट अंडर द प्लान नारी को नमन। तो ये सारी बातें किसके बारे में हैं? हिमाचल प्रदेश के बारे में है, जो आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, अगले न्यूज की ओर। चलिएगा अगला न्यूज देखते हैं, अगला न्यूज क्या आता है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, क्लियर। देखो अगला न्यूज हमारा ये आता है जो रिलेट कर रहा है एजुकेशन से। देखना ध्यान से, अभी हाल ही में जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 7th एडिशन जारी किया नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क का। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क का, जिसके अकॉर्डिंग आईआईटी मद्रास टॉप पर आया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मामले में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मामले में आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। यूनिवर्सिटी में बेस्ट यूनिवर्सिटी बनी है आईआईएससी बेंगलुरु। याद है ये आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अरे वही जहां पर इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लगा था, नाम क्या था उसका? परम प्रवेग। याद आ गया? ठीक है। मिरिंडा हाउस सबसे बेस्ट कॉलेज बना है, और सबसे बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आईआईएससी बेंगलुरु। तो आईआईएससी बेंगलुरु 2 कैटेगरी में टॉप पर आया है, टोटल 4 कैटेगरी है। बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास, ठीक है, बेस्ट यूनिवर्सिटी और बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आईआईएससी बेंगलुरु, और बेस्ट कॉलेज मिरांडा हाउस। ओके, बेस्ट कॉलेज मिरांडा हाउस, बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी आईआईएससी बेंगलुरु, और बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास। ये अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस रैंकिंग को जारी किया है। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ये तो आपको पता ही है, सर श्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। चलो भाई ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। तुम्हें पता ही है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है। एक ना लिस्ट होती है, एक इंडेक्स होता है जो हैनले एंड पार्टनर्स नाम का एक लंदन का ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है।
इसमें ये बताते हैं कौन से देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। अब पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये तो है नहीं कि एक पर्सन इधर से पासपोर्ट को पकड़ेगा, एक इधर से पकड़ेगा और उसको फाड़ने का ट्राई करेगा। जिसका पासपोर्ट जल्दी फट गया वो कमजोर है और जिसका नहीं फटा वो पावरफुल है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सिंपल क्या है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स इस चीज को देखता है कि अगर पासपोर्ट है तो उस देश के पासपोर्ट पे कितने देशों में बिना वीजा लगवाए जाया जा सकता है। ओके, पहले वीजा लगवाने की जरूरत नहीं, वहां पर पहुंच जाओगे उसके बाद वहां की अथॉरिटी आपको वीजा लगवा देगी, वहीं पर ही पहुंचने के बाद वीजा। ठीक है, मतलब जिस देश का पासपोर्ट स्ट्रांग होगा उसके पास सबसे ज्यादा देश होंगे जहां पर वीजा फ्री अराइवल होगा। देखो, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पासपोर्ट जो स्ट्रांग है वो है जापान का। अगर किसी के पास जापान का पासपोर्ट है वो 193 कंट्रीज में बिना वीजा लगवाए जा सकता है। लेकिन अगर किसी के पास इंडिया का पासपोर्ट है तो वो 87 कंट्री में बिना वीजा के जा सकता है। सॉरी, 87 तो इंडिया का रैंक है, 87 इंडिया का रैंक है, बट बिना वीजा लगवाए वो 60 कंट्री में जा सकता है। पहले नंबर पर सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट जापान का है क्योंकि जापान के पासपोर्ट से 193 कंट्रीज में जाया जा सकता है बिना वीजा के। इंडिया का पासपोर्ट के थ्रू 60 कंट्रीज में, 60 कंट्री में बिना वीजा के जाया जा सकता है, जिस कारण से इंडिया का प्लेस 87 है। ठीक है, इंडिया का प्लेस 87, पहले नंबर पर जापान। इंडिया के पासपोर्ट से 60 कंट्री में, जापान के पासपोर्ट से 193 कंट्रीज में वीजा फ्री जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है इसे। अब वीजा की बात करें तो वीजा की फुल फॉर्म याद है? वीजा की फुल फॉर्म विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, ये हो गई वीजा की फुल फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, पासपोर्ट पासपोर्ट की बात चल रही है। पासपोर्ट कितने टाइप के होते हैं ध्यान से समझना। पासपोर्ट इंडिया में होते हैं 3 टाइप के, एक होते हैं नेवी ब्लू, एक होता है व्हाइट, एक होता है मैरून। नेवी ब्लू तो आपका और मेरा नेवी ब्लू पासपोर्ट है। ठीक है, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है, तो वो नेवी ब्लू है। व्हाइट ये बनता है बड़े बड़े बिजनेसमैन का, जिनका समय बहुत कीमती होता है। ठीक है, जैसे अंबानीज, अडानीज, ये होता है व्हाइट पासपोर्ट, क्योंकि उनका समय कीमती है। क्या वो लाइनों में लगे रहेंगे तो भाई काम कैसे चलेगा? व्हाइट पासपोर्ट है तो भाई जल्दी से जल्दी निकलो तुम। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा समय कीमती है। मैरून पासपोर्ट होता है एम्बेसडर्स का। आपको पता है कि जैसे हमारा देश है, पीके मूवी देखी होगी, वो पीके में वो सुशांत सिंह राजपूत एम्बेसी में काम करता था। हमारे देश की एम्बेसी बहुत सारे देशों में है, बहुत सारे देशों की एम्बेसी इंडिया में है, तो वही तो होता है ना एम्बेसडर। तो वहां पर जो काम करते हैं एम्बेसडर्स, तो हम एम्बेसडर्स के पास, हाई कमिश्नर्स के पास जो पासपोर्ट होता है वो होता है मैरून। बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अगर मैं बात कर लेता हूँ, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बिजनेसमैन, उनके पास व्हाइट होता है और नॉर्मल केसेस में नेवी ब्लू होता है। 3 टाइप का पासपोर्ट इंडिया में चलता है। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अगले न्यूज पर, और अगला न्यूज क्या आता है, अभी हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ था, जो नीति आयोग ने इसकी रिपोर्ट जारी की थी। नीति आयोग तो भूले नहीं होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके चेयरमैन मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, सीईओ परमेश्वरन अय्यर अभी अभी बने हैं ना ये। ठीक है, और याद करो वो जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया था उस समय मैंने पुराने लिखे हुए हैं, अब जो है वो चेंज हो चुके हैं, करंट अफेयर में पढ़ा दिया था मैंने। नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया, जिस इनोवेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे टॉप पर जो आया है इनोवेशन के मामले में वो आया है कर्नाटका। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार टॉप स्टेट कौन सा बना है? कर्नाटका। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट में टॉप पर आया है मणिपुर। ओके, और यूनियन टेरिटरी में सबसे टॉप पर आया है चंडीगढ़। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इनोवेशन के मामले में सबसे नंबर 1 पर स्टेट कर्नाटका है, सबसे नंबर 1 पर नॉर्थ ईस्ट या हिल स्टेट कौन सा है? मणिपुर है, और सबसे नंबर 1 यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है इनोवेशन के मामले में। अभी जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिएगा, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आगे बात करें अगले पॉइंट की ओर, और हमारा अगला न्यूज क्या आता है देखिएगा। अगला न्यूज हमारा जो आता है वो आता है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक अभियान, हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा 13 से लेकर 15 अगस्त तक, कहते हैं 20 करोड़ घरों में
झंडे पहुंचाने। अभी आप लोग हाल ही में देखा भी था, गवर्नमेंट एक ऐसे ऐसे वो बना रही है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनके घर की छत पर झंडा फहरा होना चाहिए 15 अगस्त को। ठीक है, गवर्नमेंट का लक्ष्य है, क्योंकि ना यार इस बार इंडिया की आजादी का 75वीं सालगिरह है। सभी को पता है इंडिया को आजाद किए 75 साल हो जाएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव है, जिस कारण से ये झंडे घर घर तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है, और ये है हर घर तिरंगा अभियान। बस इतनी सी बात याद रखनी है, हर घर तिरंगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। दिल्ली की गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस उत्सव को शुरू किया है। हैप्पीनेस उत्सव की जो इस बार की वो कह रहे हैं 4th एनिवर्सरी है, जो हैप्पीनेस करिकुलम स्कूल में ऐड किया था। ठीक है, एक करिकुलम ऐड किया होगा दिल्ली की गवर्नमेंट ने 4 साल पहले, उसकी अभी 4th एनिवर्सरी आई है। तो हैप्पीनेस उत्सव कहां पर मनाया गया? दिल्ली में। बस हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली की गवर्नमेंट ने स्कूल्स में सेलिब्रेट किया है। दिल्ली की गवर्नमेंट ने स्कूल्स में सेलिब्रेट किया है हैप्पीनेस उत्सव। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला क्या आता है? सेंगिता इंडिया, सेंगांता इंडिया, जो एक एग्री बिजनेस मेजर है, उसने लॉन्च किया है यूनिक बायोडाइवर्सिटी सेंसर प्रोजेक्ट, जो ये क्लेम करता है कि वर्ल्ड में फर्स्ट इन द वर्ल्ड में पहली बार इन्होंने आईआईटी रोपड़ पंजाब के साथ पार्टनरशिप करके ये स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ द इंसेक्ट अराउंड द फार्म्स, पर्टिकुलरली बीज एंड बटरफ्लाई। तो मतलब ना बटरफ्लाई की स्टडी करने के लिए, बीज की स्टडी करने के लिए एक ऐसा सेंसर बेस्ड सिस्टम को शुरू किया है आईआईटी रोपड़ के साथ मिलकर। एक कंपनी है जिसका नाम है सेंगेंता इंडिया। सेंगेंता इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है आईआईटी रोपड़ ने। ये एक ऐसा सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जो किसानों के लिए बेनिफिशियल होगा ही होगा, क्योंकि ये इंसेक्ट की स्टडी होगी, इससे बीज की, बटरफ्लाई की, वो स्टडी करने के लिए है। थोड़ा सा मतलब देख लो, कभी कभार एग्जाम में इधर उधर आ गया तो आप लोगों को कम से कम ऑप्शन देकर क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि कोई पॉइंट छूट ना जाए बस। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट ये आता है, अभी एफडीआई की रिपोर्ट आई है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जब बाहर के लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट करते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये दिख रहा है सिंगापुर ने इस साल भी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। पहले भी यही करा था, पिछले साल भी। सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में कौन से देश से हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगापुर। मैक्सिमम एफडीआई इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? सिंगापुर। क्लियर हो गई बात। कौन से स्टेट में हुआ इस बार? कर्नाटक में। पहले तो गुजरात में हुआ था, इस बार कर्नाटक में हुआ। कौन से स्टेट में हुआ इस बार सबसे ज्यादा एफडीआई? कर्नाटक में। कौन से देश ने किया? सिंगापुर में। कौन सी कंपनी में हुआ है? ओके, डैमलर ट्रक इनोवेशन सेंटर। डैमलर ट्रक इनोवेशन सेंटर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से आया है। तो पता चल गया, एफडीआई की रिपोर्ट आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्ट करती है तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी में हुआ? डेलेमर। ओके, ठीक है, डेमलर। और कौन से देश ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया इंडिया में? सिंगापुर ने। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ है? वो इंडिया की स्टेट कौन सी है? कर्नाटका। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं एफडीआई की रिपोर्ट के अनुसार। चलो आगे बात करते हैं। नामीबिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया का। नामीबिया के साथ, भाई सब नामीबिया को कह रहे चीते चूते भेज दो, हमारे पास चीते कम हो गए। तो इंडिया के चीते, ठीक है, इंडिया में चीते कम हो गए, जिस कारण से 8 चीते नामीबिया से मंगाए जा रहे हैं, जिसको 2 बैचों में मंगाया जा रहा है। ठीक है, 4-4 के 2 बैचेस हैं, जिसमें मेल और फीमेल वर्जन चीतों का होगा। वो मंगाए जा रहे हैं इंडिया में चीतों को बढ़ाने के लिए। और ये पता कहाँ रखेंगे? कुनो नेशनल पार्क में। तुम्हें पता है ना, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। जो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, वहां पर नामीबिया से चीते मंगाए जा रहे हैं। पहले थोड़े दिन पहले साउथ अफ्रीका से मंगाए थे, अब नामीबिया से मंगा रहे हैं। तो नामीबिया से चीते मंगा रहे हैं, कहां पर रखने के लिए? कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, तो याद रखना है, क्योंकि नामीबिया में चीतों की तादाद है बहुत ज्यादा है, तो नामीबिया से मंगाए जा रहे हैं। तो इंडिया ने नामीबिया के साथ एग्रीमेंट को साइन किया है, कुनो नेशनल पार्क में चीते मंगाए जा रहे हैं। चलो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, वहां पर मेरी स्पीड थोड़ा
तेज नहीं होती है। जो चीजें लेस इंपॉर्टेंट होती है वहां पर मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इस चीज पे थोड़ा सा स्पीड को देख लिया करो। अगले पॉइंट चलता है डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डीबीएस बैंक जो बना है वर्ल्ड का बेस्ट एसएमई बैंक। बेस्ट एसएमई मतलब वो जो छोटे उद्योगों को लोन देने वाला। ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट एसएमई बैंक कौन सा बना है? डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर हेडक्वार्टर भी सिंगापुर में। अब आप कहोगे सर ये डीबीएस बैंक इंडिया में काम करता है? अरे हाँ, डीबीएस बैंक इंडिया में भी काम करता है। ठीक है, अब बहुत सारे फॉरेन बैंक इंडिया में काम करते हैं। बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, सिटी बैंक, अब तो चलो चला गया सिटी बैंक, स्टैंडर्ड एंड चार्टर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो इंडिया में भी काम करते हैं। तो एक डीबीएस बैंक जो सिंगापुर का बैंक है, इंडिया में भी काम करता है, इंटरनेशनल लेवल का बैंक है। वो बैंक वर्ल्ड का बेस्ट बैंक बना है यूरो मनी के अनुसार। बस इतना सा याद रखना है, वर्ल्ड का बेस्ट बैंक, वर्ल्ड का बेस्ट बैंक डीबीएस। ओके, आगे बात कर लेते हैं। अभी आगे बात करें तो आरबीआई ने ना अभी एक रिपोर्ट भेजी है कि रेमिटेंस की एक रिपोर्ट आई है। रेमिटेंस पता है क्या होता है? जैसे तुम्हारा भाई बाहर रह रहा है, उसने आपके लिए पैसा भिजवाया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेमिटेंस। आपने उसके लिए पैसा भिजवाया, उसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। तो क्वेश्चन ये आया, अभी रेमिटेंस की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा इंडिया में कहां से पैसा आया? यूएसए से, उसके बाद यूके। ठीक है, यूएसए, यूके, सिंगापुर, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज रहे हैं इंडिया में पैसा आने के लिए। ठीक है, इंडिया में पैसे के जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज रहे हैं वो कौन से रहे हैं? यूके, यूएसए, सिंगापुर, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज रहे हैं रेमिटेंस में। ठीक है, चलिएगा, पता चल गया आप लोगों को। यूएसए, बस इतना सा पॉइंट याद रखना है, सबसे ज्यादा पैसा बाहर से कहां से आया है? यूएसए से आया है। और अगर कौन सी स्टेट में आया है तो यहाँ पर देखो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आया है बाहर से। इन्वेस्टमेंट की बात अलग होती है। कहीं आप सोच लो सर आपने अभी तो बताया था कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में कर्नाटक में हुआ है, ये आप कह रहे हो अब ये कहाँ पर हुआ है? ये महाराष्ट्र में हुआ है। यार इन्वेस्टमेंट और पैसा आना का फर्क नहीं होता। इन्वेस्टमेंट होता है किसी पर्पस के लिए, बाहर वाली कंपनी ने इंडिया में लगाया, वो एफडीआई होता है। एफडीआई सबसे ज्यादा कर्नाटक में हुआ। और सबसे ज्यादा रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब महाराष्ट्र के लोग बाहर रहते होंगे, उन्होंने अपने मित्रों के पास, भाई बंधु के पास, परिवार वालों के पास पैसा भेजा। तो रेमिटेंस होता है जिसका कोई ट्रेड नहीं चल रहा है, रेमिटेंस होता है नॉर्मली पैसा आना। तो सबसे ज्यादा पैसा इंडिया को महाराष्ट्र से आया, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, पैसे आया है। ठीक है, और कौन से देश से आया? यूएसए से आया है इंडिया को। चलो आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने अभी जीता है सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग आईसीएआर इंस्टीट्यूट अवार्ड। ठीक है, अब ना एक नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नाम का एक हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट है जिसको आईसीएआर ने बनाया था। इसने अभी एक अवार्ड जीता है एग्रीकल्चर के फील्ड में बढ़िया काम करने के कारण, सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग आईसीएआर इंस्टीट्यूट अवार्ड। बस नाम याद रख लेना, सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग आईसीएआर इंस्टीट्यूट अवार्ड किसे मिला है? नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो हैदराबाद में है। ठीक है, चलो एक नई बुक आई, द आर्किटेक्ट ऑफ अ न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी। तो नरेंद्र मोदी जी पर बुक आई है, तो ये लिखी किसने? अजय सिंह ने। बस अजय सिंह ने एक बुक लिखी है मोदी जी पर, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी। द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी बुक किसने लिखी है? अजय सिंह। ठीक है, चल गया पता। और उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए नए अभी सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? आशीष कुमार चौहान। स्टॉक एक्सचेंज तो पता है ना, अरे हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? अरे याद आया, इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है? और वो स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात कर लो तो टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, याद है ना, इंडिया में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से दो बड़े बड़े बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनके शेयर वैल्यू डिपेंड होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, जिसमें 30 कंपनीज आती हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है निफ्टी, जिसमें 50 कंपनीज आती हैं।
तो यही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी कौन बने हैं, ठीक है, एमडी एंड सीईओ बने हैं आशीष कुमार चौहान। चलो क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं भैया, मैग्नस कार्लसन को हरा दिया छोटे से बच्चे ने। मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड के नंबर 1 चेस के प्लेयर है, वर्ल्ड के नंबर 1। मैग्नस कार्लसन को इस छोटे से प्लेयर आर पराग नंदा ने हरा दिया है। एक तो पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा सुनो आर पराग नंदा जी के बारे में। इन्होंने अभी चेस टूर्नामेंट जीता है जो सर्बिया में हुआ था, ठीक है। पैरासिन ओपन नाम का एक चेस टूर्नामेंट जो सर्बिया में अभी हुआ था, वो भी किसने जीता है, आर पराग नंदा ने, ठीक है। आर पराग नंदा ने चेस टूर्नामेंट जीता है, ओके। इन्होंने मैग्नस कार्लसन को भी हराया था, ठीक है। चेस की बात चल रही है तो चेस के ग्रैंड मास्टर तो तुम्हें पता ही है। अभी लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे सर राहुल श्रीवास्तव 74th। और पहले कौन थे सर, पहले ग्रैंड मास्टर तो सर विश्वनाथन आनंद थे, जिनकी अभी एक ऑटोबायोग्राफी आई है माइंड मास्टर, भूलना मत। ये सारे पॉइंट चेस से रिलेट कर रहे हैं। चेस के आर पराग नंदा जी ने अभी पैरासिन ओपन नाम का खिताब जीता है जो सर्बिया में हुआ था, ओके। फिर पता चला है राहुल श्रीवास्तव चेस के 74th ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के, ओके। फिर पता चला इंडिया के पहले कौन थे, विश्वनाथन आनंद, जिनकी बायोग्राफी का नाम क्या है, माइंड मास्टर। क्या नाम है, माइंड मास्टर। तो ये सारी बातें चेस से रिलेट कर रही हैं। और वर्ल्ड चेस डे कब होता है, 20th जुलाई को। 20th जुलाई को चेस डे मनाया जाता है, 20th जुलाई को चेस डे मनाया जाता है, ओके। एंड फाइड चेस ओलंपियाड भी तो चल रहा है अभी तमिलनाडु में, ठीक है। शायद 10 अगस्त तक है फाइड चेस ओलंपियाड, वो चल रहा है अभी कहां पर, तमिलनाडु में। जिन्होंने उसमें मास्कोट रखा है थाम्बी, थाम्बी नाम का एक घोड़ा सा टाइप का है, थाम्बी नाम का मास्कोट रखा है अभी हाल ही में फाइड चेस ओलंपियाड जो तमिलनाडु इंडिया में चल रहा है। तो चेस के बारे में ये पता चला, थाम्बी मास्कोट है फाइड चेस ओलंपियाड जो तमिलनाडु में चल रहा है। 20th जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। माइंड मास्टर चेस के ग्रैंड मास्टर पहले पहले विश्वनाथन आनंद की बायोग्राफी है, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर होती हैं आप लोगों को। और ओलंपिक के बारे में तो तुम्हें क्लियर है सर, अगले साल ओलंपिक कहाँ पर होना है, अगले साल मतलब 2028 में होना है। अरे ओलंपिक ये तो भूले नहीं होगे, ओलंपिक का वेन्यू तो बार बार आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक समर एक विंटर। समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक 2000 जो हुए थे 20 वाले 21 में हुए थे जापान में, अब 24 में पेरिस फ्रांस, 24 में पेरिस फ्रांस, फिर 28 में लॉस एंजल्स यूएसए में, लॉस एंजल्स यूएसए में, फिर 32 में होंगे 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ओके। एंड विंटर ओलंपिक जो अभी चाइना में हुए 2022 चाइना, विंटर ओलंपिक 2022 चाइना, एंड 2026 में होंगे मिलन इटली में। ये तो याद है सारे वेन्यू ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है, बार बार ये आपको पढ़ा रखा है। आगे बात करते हैं चेस के बारे में, सॉरी चेस कह रहा हूँ, ग्रैंड स्लैम, ठीक है। अब बात ये चल रही है टेनिस के प्लेयर जिनका नाम क्या है, लाइटन हैविट। लाइटन हैविट जिन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, 2 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, पुराने वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में ये बने हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम जो है वो अभी हाल ही में किसे मिला है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम किसको मिला है, वो मिला है लाइटन हैविट को, लाइटन हैविट को मिला है। टेनिस की बात चल रही है तो कह रहे इन्होंने ना 2001 में यूएस ओपन जीता था, 2002 में विंबलडन भी जीता था। अरे जीता होगा, ठीक है, लेकिन हॉल ऑफ द फेम में बने हैं तो इनका नाम याद रखना है, ओके। ये विंबलडन, यूएस ओपन, ये याद है ना, ये सारे क्या होते हैं सर, ये सारे होते हैं ग्रैंड स्लैम, है ना, ग्रैंड स्लैम होते हैं। और साल में 4 होते हैं, है ना, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। अरे ये लिस्ट आप लोगों को पता है ना, साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल का दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन जो इस साल हो चुके हैं अभी, बस इस साल का आखिरी रह गया यूएस ओपन। देखते हैं कब होता है, शायद अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, आखिरी रह गया है। और आपको इनके प्लेयर्स के विनर्स के नाम तो पता होंगे,
ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल वुमेन सिंगल में किसने जीता है? सर ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल और एशले बार्टी ने जीता है। और फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल ने जीता है, लेकिन वुमेन्स कैटेगरी में ईगा ने जीता है। और सर अभी तीसरा जो विंबलडन हुआ, विंबलडन नोवाक जोकोविच ने जीता है, और वुमेन्स में किसने जीता है? एलिना ने। वुमेन्स में एलिना ने। इन तीनों के आप लोगों को विनर पढ़ने होंगे, ठीक है। जो ये तीन हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर कौन है? मेंस में राफेल नडाल, वुमेन्स में एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन में मेंस में राफेल नडाल, वुमेन्स में ईगा। विंबलडन में फ्रेंच में नोवाक जोकोविच और वुमेन्स में एलिना। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी होंगी। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात ये है, नोवाक जोकोविच जिन्होंने अभी विंबलडन जीता है, नोवाक जोकोविच पहले ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 80 मैच जीत लिए हैं इन ग्रैंड स्लैम्स के। 80 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले प्लेयर नोवाक जोकोविच है। 80 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले प्लेयर नोवाक जोकोविच है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे ग्रैंड स्लैम के बारे में आप लोगों को क्लियर हो चुका है। साल में 4 होते हैं। हॉल ऑफ द फेम कौन बना है? साल के इस साल के 3 किसने जीते हैं? और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये 80 मैचेस जीतने वाले जो ग्रैंड स्लैम में, वो कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। तो ये सारी बातें आपको रिलेट करवाती हैं किसके साथ? ये सारी बातें रिलेट होती है हमारे, समझ में आया, टेनिस के साथ। चलो अगले न्यूज पर चलते हैं, और अगला न्यूज हमारा क्या आता है? डे के बारे में है, ये तो बस ऐसे ही पढ़ लेना। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17th ऑफ जुलाई को होता है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17th ऑफ जुलाई को होता है। और नेल्सन मंडेला, तुम्हें पता ना, जिन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध किया था। और नेल्सन मंडेला के बारे में तुम्हें बता रखा है, इंडिया के आज तक वो जो भारत रत्न है 48 लोगों को मिले हैं, उसमें 2 ही ऐसे हैं जो फॉरनर हैं। एक खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे नेल्सन मंडेला, याद है ना, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। इनकी याद में नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18th ऑफ जुलाई को। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18th ऑफ जुलाई को याद रखना है। पहली बार 2010 में मनाया गया था। डू वट यू कैन, ये इसका छोटा सा थीम, वैसे तो थीम बड़ा है, आप इतना याद रख लेना। डू वट यू कैन, ऐसा कुछ थीम अभी इस डे का रखा गया था। वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका के हुआ करते थे ये, इन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध किया था, जिस कारण से साउथ अफ्रीका वालों को इंडिया ने भी भारत रत्न दिया है। देख लो, कोई माने ताने पर्सनैलिटी है, तभी यूनाइटेड नेशन ने भी इनको पहचाना है। नेल्सन मंडेला। 48 लोगों को आज तक भारत रत्न मिला है, जिसमें से 2 विदेशी, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। अवार्ड वाली क्लास में आपको बताया हुआ है। आगे बात करते हैं पाई अप्रोक्सीमेशन डे। एक होता है, देखो, पाई डे, कंफ्यूज मत हो ना, एक पाई डे है, एक है पाई अप्रोक्सीमेशन डे। ओके, पाई की बात कर लेते हैं तो पाई डे कब होता है? पाई डे होता है 14 मार्च को, और पाई अप्रोक्सीमेशन डे होता है 22 जुलाई को। वो क्यों सर? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। 22 डेट हो गई, 7 मंथ हो गया। ये तो हो गया पाई अप्रोक्सीमेशन डे 22 ऑफ जुलाई, ठीक है। अब पाई को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ये मतलब 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो 3.14 आता है। 3.14 आएगा, तो 14 मतलब 14, 3 मतलब मार्च। ये हो गया क्या? डेट, ये हो गया मंथ। तो 14th ऑफ मार्च को क्या मना लेंगे? 14th ऑफ मार्च को मना लेंगे पाई डे, और 22 ऑफ जुलाई को क्या मना लेंगे? पाई अप्रोक्सीमेशन डे, ठीक है। तो ये सारी बातें पता चल चुकी हैं आप लोगों को जुलाई के वीक 3 के करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो ये थे जुलाई के वीक 3 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नए सेशन, नए क्वेश्चन, नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अच्छे तरीके से चीजों को सीखते रहो। ओके, थैंक्स टू ऑल।